हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ने 3 लेक्चर्स 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत बेहतरीन से टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक हम लोग ने कवर कर लिए हैं। लाइक हम लोग ने मैग्नेटिक फ्लक्स कवर कर दिया है, हम लोग ने मोशनल ईएमएफ कवर कर दिया है, हम लोग ने एसी जनरेटर कवर कर दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था, यस और नो। तो सारे टॉपिक हम लोग ने कवर कर दिया है। आज जो लेक्चर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली वो आज लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि आज का जो टॉपिक होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। ओके, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था भाई। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस का डिस्कशन किया था। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ने देखा था भाई, जब कभी भी किसी कॉइल में से, दिस इज द कॉइल, यस और नो, जब कभी भी किसी कॉइल में से क्या फ्लो होता था, तुम्हारा वेरिएबल करंट फ्लो होता था। क्या फ्लो होता था? वेरिएबल करंट। जब कभी भी किसी कॉइल में से वेरिएबल करंट फ्लो होता है, तो यहां पे क्या बनता था? एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनता था। क्या बनता था? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता था? एक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या वजह से क्या होता था? फैराडे लॉ की कहानी आती थी, और फैराडे लॉ क्या बोलता था? व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी अ इंड्यूस ईएमएफ। मतलब इसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, जो क्या करता था? जो अपने कॉज को अपोज करता था, अपने कारण को, जिस कारण से वो पैदा हुआ है। किस कारण से पैदा हुआ है? वो पैदा हुआ है ड्यू टू द वेरिएबल करंट। तो उसी कारण को वो अपोज करता था, जिस कारण से उसने जन्म लिया है उसी कारण को वो क्या करेगा? अपोज करेगा। ओके, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको ही हम लोग क्या बोलते थे? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते थे। इसके पीछे हम लोग ने सारी कहानी डिस्कस कर ली। अगर हमको तुमको याद होगा भाई, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? दैट इज एल इज इक्वल्स टू फाई बाय आई। यस और नो, ये सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने एनर्जी देख लिया था भाई, एक एनर्जी सेल्फ इंडक्टेंस में कितना स्टोर होती है। ये सारी कहानी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ओके, अब व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी इज सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस। बस फर्क यह है कि यहां पे जो चेंज इन करंट होता है और जो इंड्यूस करंट होता है वो दोनों अलग कॉइल में होता है। ओके भाई, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है? जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, इंड्यूस करंट भी उसी कॉइल में आ रहा था। म्यूचुअल में कहानी अलग हो जाती है। म्यूचुअल में क्या हो जाता है कि भाई, जिस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, हमेशा याद रखना, जिस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा उसके एक बाद वाले कॉइल में आएगा। तो यहां पे जनरली हम दो कॉइल कंसीडर करते हैं। ओके, यहां पे जनरली हम दो कॉइल कंसीडर करते हैं। मान लो कॉइल नंबर 1, ये तुम्हारा कॉइल नंबर 1 हो गया, और लेट्स से दिस इज योर कॉइल नंबर 2। ओके, इसको जनरली हम लोग प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं, अगर तुमको पता होगा तो। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, और दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल भी बोलते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। ओके, यस और नो? दो कॉइल है हमारे पास, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब देखो कहानी कैसे होती है कि मान लो कि इस कॉइल के अंदर, कॉइल 1 के अंदर, जो कॉइल 1 है तुम्हारा, दैट इज, उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? एक करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट करंट इज अ चेंज इन करंट। ओके, ये कौन सा करंट है? ये चेंज इन करंट है। इट इज नॉट अ कांस्टेंट करंट, इट इज अ वेरिएबल करंट, दैट इज चेंज इन करंट। अब क्या होगा भाई? चेंज इन करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, इस कॉइल के अंदर से, यस और नो? तो हमको पता है, जब कभी भी सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होता है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने आसपास क्या करेगा? ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये भी तुम्हारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहीं ना कहीं इस सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा, यस और नो? मतलब इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से भाई इस कॉइल के अंदर क्या आएगा? इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? भाई इस कॉइल के अंदर क्या आएगा? एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या आएगा? एक इंड्यूस करंट आएगा। मतलब यहां पे भी सेम कहानी है, जो सेल्फ इंडक्टेंस में था वही सेम कहानी यहां पे भी है। बस फर्क यह है कि यहां पे जो फ्लोइंग करंट है वो इस कॉइल में है,
मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रहा है, और जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, जिस चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो कॉइल 2 में हो रहा है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो whenever there will be whenever there will be change in current, whenever there will be change in current in coil 1, ओके भाई, कॉइल 1 में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, और उस कॉइल 1 में जो करंट चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, इस कारण की वजह से क्या हो रहा है भाई, एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यस और नो। तो whenever there will be a change in current in coil 1, there will be a change in magnetic field, हाँ या ना, change in magnetic field है ना, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जाहिर सी बात है। व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज इन क्या रहेगा, वहां पे करंट होगा तो वहां पे एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 का फ्लक्स चेंज करेगा, यस और नो। तो देयर हैज टू बी अ ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फ्लक्स of coil 2, मान लो कॉइल 2 नाम दे देते हैं उसको हम लोग, कॉइल 2 विल चेंज, हाँ या ना, विल चेंज, मतलब जो भी इसके साथ लिंक है, इस कॉइल के साथ जो भी कॉइल लिंक है उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो, विल चेंज, एंड EMF induce in the coil 2 and induce current produces, भाई वहां पे क्या रहेगा, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यस और नो। ओके, मतलब जब कभी भी एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उसके पास वाला जो कॉइल रखा रहेगा उसके अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी तो रहेगी भाई, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसके खुद का भी अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इसके खुद के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, दैट इज अलग स्टोरी। इसके अंदर ऑलरेडी खुद का सेल्फ इंडक्टेंस तो आएगा, बट इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक दूसरे कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन, हाँ या ना। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं, अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने जाएं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिफाइन होगा, देखो जरा, हम बोल सकते हैं कि let us consider phi to 1 मतलब भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2 किसकी वजह से हो रहा है, 1 की वजह से हो रहा है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू 1 की वजह से, ड्यू टू 1 की वजह से। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कंसीडर phi 2 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू कॉइल 1, लेट अस कंसीडर phi to 1 मैग्नेटिक फ्लक्स है किसकी वजह से, कॉइल 2 की वजह से, किस कारण की वजह से आ रहा है, ड्यू टू कॉइल 1 करंट, कॉइल 1 की वजह से आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो phi to 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे I1 से,
मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा है किसमें, कॉइल 1 में, जितना करंट फ्लो हो रहा है किसमें, जितना करंट फ्लो हो रहा है कॉइल 1 में, मतलब जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है कहां पे, कॉइल 2 में, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉइल 1 से। यस और नो, वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉइल 1 से। यस और नो, बात समझ आ रहा है। अब अगेन यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमको हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज योर, उसको ही हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर phi 21 इज इक्वल्स टू m I1 बराबर। ये सेम चीज हम लोग इसके लिए भी बोल सकते हैं, ऑल्सो वी कैन स्टे दैट, ऑल्सो वी कैन स्टे से दैट वी कैन दैट इज phi of 1 2 इज इक्वल्स टू m ऑफ I2। मान लो कि मैं कॉइल 1 में करंट ना लगा के कॉइल 2 में करंट लगाता हूं, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये यहां से हटा देता हूं और यहां पे बैटरी लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, बैटरी लगाता हूं, और इस बैटरी की वजह से क्या होता है, यहां पे चेंज इन करंट फ्लो होता है, और यहां पे जब चेंज इन करंट फ्लो होगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भाई यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, हाँ या ना, और वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहां पे एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, मतलब यहां पे मैं जो फ्लक्स डिफाइन कर रहा हूं, फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, वही सेम तरीके से मैं बोल सकता हूं फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, मैं ये चीज भी डिफाइन कर सकता हूं। यस और नो, वहां पे हम लोग करंट कौन सा लेंगे भाई, सेकंड कॉइल का करंट लेंगे, तो यहां पे सेकंड कॉइल का करंट आ गया बराबर। मतलब जिस कॉइल की कारण की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो वाला करंट हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन, हाँ या ना। कहानी समझ में आ गई, यस और नो। तो यहां से m क्या मिलेगा मेरे को, देखो जरा, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं, तो यहां से m का डेफिनेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर m कैन बी डिफाइंड एज दैट इज phi ऑफ 2 डिवाइड बाय I, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, दैट इज phi ऑफ 2 1 I। यस और नो। अब यहां पे हम एक चीज ऐसा मान के चलते हैं भाई, एक चीज हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा वायर होगा, जो भी मटेरियल होगा, वो मटेरियल सेम होगा। मतलब हम ऐसा नहीं कि एक कॉइल का मटेरियल कुछ और रखेंगे और दूसरे कॉइल का मटेरियल कुछ और रखेंगे, तो जो म्यूचुअल फ्लक्स है, जो म्यूचुअल फ्लक्स पास होना चाहिए वो उतनी बेहतरीन तरीके से पास नहीं होगा। तो वह हम मान के चलते हैं, वो हमारा कंसिडरेशन है कि भाई जो भी कॉइल का मटेरियल यहाँ पे होगा वही कॉइल का मटेरियल यहाँ पे होगा। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी वेरी, और वही तो उसका प्रिंसिपल है बेसिकली, देखने जाए वो नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स अलग होता है, तभी तो जाके वो कहानी बनती है। किसकी कहानी बनती है, वो ट्रांसफार्मर की, वो चीज हम लोग देखेंगे। ये सुनो, तो यहां से अगर मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगा, क्या मैं बोल सकता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां से अगर हम देख के बोले तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ, ध्यान से देखो, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किस कॉइल के अंदर, कॉइल 2 के अंदर, किसकी वजह से, कॉइल 1 की वजह से। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 टू द current flowing in the coil 1, to the current flowing in the coil 1। yes or no? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। वेयर जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी थी वैसे सेम है, वेयर m इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वेयर m इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस और नो, क्लियर, कहानी समझ में आ रही है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है ये रेशियो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हो रहा है 2 में, किसकी वजह से, 1 की वजह से, डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है तुम्हारा करंट, कौन सा करंट, जो कॉइल 1 में फ्लो हो रहा है।
क्लियर। इसको अब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यही चीज को मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं बोलना चाहूं तो लेट्स से इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहे हम लोग, तो ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है आई पी, मतलब ये एक तरह का प्राइमरी कॉइल हुआ, बराबर। और यहां पे मेरे पास है सेकेंडरी कॉइल, ये एक तरह का सेकेंडरी कॉइल हुआ, और इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा है, बराबर। ओके, अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो भाई इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल का। ये सेकेंडरी कॉइल है, हाँ है ना, और ये प्राइमरी कॉइल है, और ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तुम लोग देख लेना, मेरे ख्याल से गलती है सेकेंडरी का स्पेलिंग, कंफ्यूज हो जाता हो, तुमको पता है। ओके, दैट इज फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल, मतलब फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय करंट। करंट कौन सा है तुम्हारा भाई? प्राइमरी कॉइल का। तो ये हो जाता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन। ये तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन। तो बहुत जगह उसको 1 और 2 के फॉर्म में ना देके बहुत जगह उसको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो अपने को समझ में आना चाहिए भाई प्राइमरी किसको बोलते हैं। जनरली जो हमारा कॉइल 1 होता है उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, और जो तुम्हारा कॉइल 2 होता है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग उसको प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बराबर। हम लोग उसको प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? अब इसका यूनिट क्या होगा? जो सेम तुम्हारा जो यहां पे कहानी थी ना, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो कहानी वहां पे, सारा कहानी यहां पे एप्लीकेबल, याद रखना। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉइल। भाई करंट अलग कॉइल में फ्लो होता है और इंड्यूस अलग कॉइल में होता है, इसलिए इसका नाम दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी सारे यूनिट, सारे डायमेंशन जो तुम्हारे सेल्फ इंडक्टेंस के, दैट इज हेनरी, वही कहानी यहां पे भी आती है, वही कहानी सेम टू सेम यहां पे भी आती है। ओके, ये सिंगल कॉइल की वजह से, ये किसकी वजह से? सिंगल कॉइल की वजह से। ऐसी अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल कंसीडर करें तो अलग कहानी रहेगा। देखो जरा, मान लो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो कहानी कैसे बनेगी? देख लो भाई, एक फ्लक्स, एक चक्री की वजह से, एक कॉइल की वजह से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है हमको पता है भाई। एक कॉइल की वजह से दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यस और नो? तो टोटल एन आ जाएगा तो एन फाई। भाई देखो, एक कॉइल है तो एक कॉइल की वजह से कितना फ्लक्स आ रहा है? फाई। ऐसे मेरे पास 2 कॉइल है तो टोटल कितना फ्लक्स हो जाएगा? 2 फाई। 3 कॉइल है तो 3 फाई। ऐसे 10 कॉइल है तो 10 फाई। ऐसे n कॉइल है तो n फाई, यस और नो? मतलब टोटल फ्लक्स विल बी n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कौन सा फ्लक्स है? ये फ्लक्स कौन सा है? दैट इज 2। किसकी वजह से? 1 की वजह से। किस करंट की वजह से? 1 की करंट की वजह से। यस और नो? बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? देखो वापस से कॉइल पे आ जाते हैं, इस चीज को समझो, बहुत बेहतरीन तरीके से बोला गया है कि भाई जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, कहां पे चेंज हो रहा है? कॉइल 2 में। कहां पे चेंज हो रहा है? कॉइल 2 में। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? कॉइल 1 की वजह से। कॉइल 1 की वजह से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? जो कॉइल 1 में फ्लो हो रहा है, जो कॉइल 1 में फ्लो हो रहा है। तो उस चीज को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो डिफाइन हम कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो जरा, हम बोल सकते हैं भाई टोटल फ्लक्स कौन सा? 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, बराबर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो क्या मिलेगा? n फाई टू 1 इज इक्वल्स टू Li। तो देयरफॉर यहां से सॉरी Li1, और यहां से अगर मैं L की जगह M आएगा, सॉरी L इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, उसके जगह क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, तो यहां पे आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी रिटन एज, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी रिटन एज दैट इज n फाई टू 1 डिवाइड बाय I1। दिस इज द डेफिनेशन फॉर n टर्न्स। अगर n टर्न्स आएगा तो भाई इतनी कहानी बनेगी, याद रखना। दिस इज फॉर n टर्न्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर हम लोग सिंगल टर्न की बात करेंगे तो n की जगह 1 डाल दो, तो दिस इज द डेफिनेशन, दैट इज m इज इक्वल्स टू फाई टू 1 डिवाइड बाय I1। हाँ या ना? अब मेरे को कहानी पता है फैराडे लॉ। भाई हम लोग ने ऑलरेडी, अगर तुम लोग लेक्चर नंबर 1 देखोगे, अगर ये सीरीज का लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो वहां पे हम लोग ने ऑलरेडी फैराडे लॉ डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज फैराडे लॉ? तो हम बोल सकते हैं बाय हम बोल सकते हैं फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडे लॉ होता है दैट इज योर E इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाय dt। भाई इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है? इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाय dt। अब हम लोग कौन सा फाई कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो यहां पे ईएमएफ कौन सा आएगा? 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। भाई हम फाई कौन सा ले रहे हैं? हम
फाई ले रहे हैं कॉइल 2 में, किसकी वजह से? कॉइल 1 की वजह से। तो यहां पे ईएमएफ भी कौन सा आएगा? कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? 1 की वजह से, यस और नो? तो यहां पे आ जाएगा E2 ऑफ 1 इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब व्हाट इज फाई? यहां से हमको कहानी मिलेगा ही ना भाई, फाई क्या होगा? टोटल फाई क्या है? टोटल फाई है एन फाई। तो यहां पे अगर तुमको एन लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो यहां पे अगर हम फाई देखने जाए तो फाई किसके बराबर होगा? व्हाट इज फाई इक्वल्स टू? फाई इक्वल्स टू एम आई। तो वहां पे पुट कर दो एम आई। तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा? देयरफॉर E ऑफ 2 1 विल बी इक्वल्स टू एम, आया ना, आई कौन सा? 1 वाला, और डी आई बाई डी टी। और मैंने m बाहर क्यों ले लिया भाई? m डिफरेंशिएशन से बाहर क्यों आ गया? बिकॉज m बाहर इसलिए आ गया डिफरेंशिएशन से क्योंकि m इज अ कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? कोएफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर बात समझ आ रही है? यस और नो? हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। यहां से अपने को m डिफाइन करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले लो। तो m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? E21 डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी। सेम कहानी आई, सेम कहानी। अगर मैं तुमको कल वाला दिखाऊं, मैंने जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, सेम डेफिनेशन देख लो, यहां पे तुम्हारे सामने डेफिनेशन है, दैट इज E डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी। सेम जो कहानी तुमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पढ़ी है, वो सारी की सारी कहानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एज इट इज है। बस फर्क क्या देना है वहां पे? ध्यान क्या देना है वहां पे? ध्यान इस बात का देना है कि भाई वहां पे कॉइल का महत्व है, यहां पे कॉइल का महत्व है। यहां पे जो भी इंडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है भाई? ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल 2 में। किस कारण की वजह से? कॉइल 1 कारण की वजह से। कौन से करंट की वजह से? करंट 1 की वजह से। ये 1 है, हाँ ये करंट 1 है, आई नहीं, ये 1 है। ओके क्लियर? समझा यहां पे कहानी? और फैराडे लॉ बेसिकली हम देखने जाए तो यहां पे नेगेटिव साइन भी होता है। वो नेगेटिव साइन अगर तुम डालोगे तो यहां पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाद में हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। क्लियर हाँ या ना? तो यहां से मैं एक और तरीके से उसको डिफाइन कर सकता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो जरा, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है भाई? इट इज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ, इट इज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 2, बराबर। इट इज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 2 ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू कॉइल 1 की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू कॉइल 1 की वजह से। इट इज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। किस कारण की वजह से? कॉइल 1 की वजह से। टू द रेट ऑफ चेंज, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल 1। ओके, इन द कॉइल 1 हम लोग ये बोल सकते हैं भाई इट इज क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 टू द डिवाइड में टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 1। कॉइल 1 में करंट फ्लो रहा है, इसलिए उसको डी आई बाई डी टी 1 लिखा है। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस का जैसे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का दो डेफिनेशन था, दो तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज फाई बाय आई, और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो दिस इज योर इंड्यूस ईएमएफ एंड दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बस ध्यान देना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ कहां पे आ रहा है? इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है कॉइल 2 के अंदर, और करंट का जो रेट है वो कहां चेंज हो रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहां पे हो रहा है? ये कॉइल 1 के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ये कॉइल 1 के अंदर हो रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस और नो? कहानी समझ में आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस भाई डेफिनेशन के मामले में, यूनिट के मामले में, डायमेंशन के मामले में लगभग कहीं ना कहीं ये सेम है सेल्फ इंडक्टेंस। बस फर्क ये है सेल्फ इंडक्टेंस में जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ भी उसी कॉइल में आ रहा था। यहां पे क्या हो रहा है? जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ उसके दूसरे कॉइल में आ रहा है। क्लियर? पक्का? चल नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके, तो व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? जनरली व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, ये डिसाइड करता है बेसिकली
ये डिसाइड करता है कि दो कॉइल के बीच में, जो हमारा दो कॉइल है उनके बीच में कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितने बेहतरीन तरीके से ट्रांसफर होगा। दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इट इज मेजर ऑफ पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीचेस कॉइल 2 विच इज क्लोजेस्ट टू द कॉइल 1। भाई कॉइल 2 में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है जो कॉइल 1 के पास में है। ओके तो अगर हम देखने जाए तो ये एक फॉर्मूले से गिवन है, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ L1 L2, वेयर अगर हम देखने जाए तो व्हाट इज योर m, वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ या ना। L1 इज तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ या ना, इट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। किसका सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। भाई कॉइल 1 में भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा है ना, वहां पे भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा। एंड व्हाट इज L2? L2 इज ऑल्सो अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, बराबर। M is the mutual inductance, L1 is the self inductance of coil 1 and L2 is the self inductance of coil 2, L2 is the self inductance of coil 2, बराबर। बात समझ में आ रही है सोनो? मतलब M जो है वो M बराबर है K अंडर रूट ऑफ L1 बाय L2, या सोनो? अब यहां पे कहानी समझो। अब ये जो K का वैल्यू है ना, ये डिसाइड करेगा कि भाई तुम्हारा कितना बेहतरीन तरीके से फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है। ओके वो दैट डिसाइड K का वैल्यू डिसाइड करेगा कि भाई कितने बेहतरीन तरीके से जो तुम्हारा फ्लक्स है वो ट्रांसफर कर रहा है। मान लो कि अगर K का वैल्यू 1 होता है, मान लो, इसको चाहिए तो साइड में लिख देते हैं, फिर बाद में कंडीशन डिस्कस करते हैं। मान लो कि केस 1, केस 1 क्या बोलता है कि भाई K का वैल्यू 1 है, और जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं। K का वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, याद रखना। ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है तुम्हारा, आइडियल कंडीशन। ओके तो K का वैल्यू 1 है, मान लो K का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो दोनों कॉइल हैं वो परफेक्टली कपल्ड हैं, इसको बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड कंडीशन, परफेक्टली कपल्ड कंडीशन। मतलब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो यहां पे दोनों कॉइल क्या रहेंगे? दोनों कॉइल परफेक्टली कपल्ड रहेंगे, दोनों के दोनों कॉइल क्या रहेंगे? परफेक्टली कपल्ड रहेंगे। कब? जब K का वैल्यू क्या होगा? K का वैल्यू होगा 1 इन द आइडियल कंडीशन। ओके आइडियल कंडीशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखना। कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर लगाओगे तब जाके पॉसिबल है, और वो भी एग्जैक्टली 1 तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अगर K का वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड। क्या बोलते हैं? परफेक्टली कपल्ड। हाँ या ना। केस 2 की बात करते हैं, चलो केस 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? केस 2 की कहानी में ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा 0.5 है, मतलब K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5। अब ग्रेटर देन 0.5 है ना, मतलब इसको बोलते हैं टाइटली कपल्ड। मतलब भाई अच्छा खासा मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा कॉइल 1 से कॉइल 2 की तरफ या फिर कॉइल 2 से कॉइल 1 की तरफ पास होगा, तो इसको टाइटली कपल्ड बोलते हैं। ओके टाइटली कपल्ड। अगर तुम्हारा K का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टाइटली कपल्ड। ओके अगर वही मान लो कि तुम्हारा K का वैल्यू केस 3 इट इज लेस देन 0.5, इट इज लेस देन 0.5, तो उसको बोलते हैं लूजली कपल। हाँ है ना, बोलते हैं लूजली कपल्ड। मतलब जो भी तुम फ्लक्स समझ लो कॉइल 1 में प्रोड्यूस करोगे, जो भी तुम फ्लक्स कॉइल 1 में प्रोड्यूस करोगे उससे बहुत कम फ्लक्स कॉइल 2 की तरफ ट्रांसफर होगा। ओके मतलब आधा से भी कम फ्लक्स ट्रांसफर होगा। और मान लो कि अगर टाइटली कपल्ड है मतलब आधा से ज्यादा फ्लक्स ट्रांसफर होगा। और मान लो अगर K का वैल्यू 1 है मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा? ट्रांसफर होगा, पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? हाँ या ना। तो ये डिसाइड करता है बेसिकली। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा जो बोलते हैं ना
मटेरियल है वो सेम मटेरियल, मान लो कि एक आयरन रॉड है और इसी आयरन रॉड पे मैंने प्राइमरी कपल भी लपेटा है और उसी आयरन रॉड पे मैंने सेकेंडरी कपल भी लपेटा है। मतलब यहां पे भाई प्राइमरी इसको भी कॉइल किया हुआ है और उसी रॉड पे मैंने सेकेंडरी को भी कॉइल किया हुआ है। तो जब दोनों का मटेरियल सेम होगा ना, उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाते हैं, या सुनो मतलब सेम वैल्यू ट्रांसफर हो जाता है। तो उस टाइम पे तुमको के का जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, नियरली इक्वल्स टू 1 मिल जाता है, बट एग्जैक्टली 1 पॉसिबल नहीं होता। दैट इज द आइडियल कंडीशन। ओके, वो 0.9999999 मिल जाएगा, लेकिन 1 नहीं हो पाता क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हीट के टर्म्स में भी लॉस हो जाता है, या सुनो। ओके, तो अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, इसलिए तुम देखो जब कभी भी तुम ट्रांसफार्मर, इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर की कहानी पढ़ेंगे, वहां पे जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा वो सेम पीस होगा। तो क्या होता है, जो भी फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जनरेट होता है वो सारा का सारा फ्लक्स कहां पे पास होता है, सारा का सारा फ्लक्स पास होता है वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ। क्लियर, बात समझ में आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, भाई कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या डिसाइड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे कॉइल की तरफ पास होगा। अगर उसका वैल्यू 1 है तो परफेक्टली कपल्ड है, मतलब सारा का सारा फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे का कॉइल में पास हो जाएगा। अगर उसका वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 0.5 है तो उसको टाइटली कपल्ड बोलते हैं। टाइटली कपल्ड मतलब ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा जो फ्लक्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा। वही अगर तुम्हारा के का वैल्यू लेस देन 5 है उसको लूजली कपल्ड बोलते हैं, मतलब भाई तुमको ज्यादा वैल्यू फ्लक्स का ट्रांसफर होता हुआ नहीं मिलेगा, या सुनो इसके टर्म में लॉस बहुत होगा, इसके टर्म में लॉस बहुत होगा। क्लियर, कहानी समझ में आ गया एवरीवन। चलो नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर भाई बेसिक चीज है, सब लोग ने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली करता क्या है, ओके, इट इज अ डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज अ, तुम बोल सकते हो इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट AC वोल्टेज, नहीं, विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ओके, मतलब ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट करता है। मतलब अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो उसको लो पोटेंशियल डिफरेंस में कर सकता है, और अगर लो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो उसको हाई पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम अगर सुनोगे तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है, एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। अब ये कैसे काम करता है, तो भाई ट्रांसफार्मर काम करता है ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, जनरली ये काम करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो तुम बोल सकते हो it work on the principle of it work on the principle of it work on the principle of mutual inductance. okay, it work on the principle of mutual inductance. कैसे काम करता है देखो जरा, इसका बहुत बेहतरीन काम करने का तरीका है। मान लो और ये एसी के लिए है, बात याद कर जाना, ये भाई एसी की कहानी है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल करंट चाहिए, यस और नो। तो मान लो कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है, और वो दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को एक सिंगल आयन कोर में हम लोग ने उसको लपेट दिया है, यस और नो, कॉइल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जब कभी भी प्राइमरी कॉइल से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट है मतलब चेंज इन करंट है, तो जो भी प्राइमरी कॉइल से करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, हाँ है ना। मतलब इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हाँ है ना। ये क्या करेगा भाई, वो जो कॉइल है उस कॉइल के अराउंड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चेंज इन क्यों, क्योंकि अल्टरनेट है, बराबर। अब भाई सॉफ्ट आयन की एक प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा था, अगर तुमको याद होगा, जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था भाई, जो सॉफ्ट आयन होता है उसकी एक खासियत है कि वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास कराने की कोशिश करता है, या सुनो, मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो अपने अंदर से वो पास कराएगा। ओके, और जब वो सारे के सारे अपने अंदर से पास कराएगा तो यहां पे
तुमको सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगे। ये सुनो, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे चेंज हो रहा होगा उसके हिसाब से तुम्हारे सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज हो रहा होगा। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये सुनो, बात समझ रहा है कि समझ रहा है भाई? प्राइमरी कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट फ्लो की वजह से देयर विल बी अ चेंज, और उस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, उस चेंज की वजह से भाई कहीं ना कहीं फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और वो फ्लक्स कहां पे कैरी हो रहा है, वो सेकेंडरी कॉइल में कैरी हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन या फिर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रही है सो नो? तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सबसे बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है तुम्हारा। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? ओके। अब किस नियम पे, किस लॉ पे, किस इक्वेशन पे यह निर्भर है वो चीज हमको यहां पे डिस्कस करना है। तो लेट अस कंसीडर ES and EP be the EMF। इसको EMF ले लेते हैं। ES का जो EMF होगा वो अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल होगा, और EP का जो EMF होगा वो अक्रॉस प्राइमरी कॉइल होगा। एंड NS and NP be the number of turns। NS और NP क्या हो जाएगा, NS और NP हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ है ना? NS और NP क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, बराबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। बराबर, यस और नो? रिस्पेक्टिवली। तो क्या मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ, भाई अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ तुम्हारा जो ES है दैट विल बी इक्वल्स टू d/dt ऑफ S, है ना भाई? तुम्हारा जो ES है दैट विल बी इक्वल्स टू d/dt ऑफ S, मतलब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। हाँ या ना? और सेम तुम्हारा जो EP है वो बराबर रहेगा d/dt ऑफ प्राइमरी कॉइल, बराबर। हाँ है ना? अब मान लो कि हमने उस कॉइल का जो एरिया रखा है, दोनों कॉइल का जो एरिया है वो सेम है। दोनों कॉइल का मतलब जो रेडियस है, जो एरिया है, जो कॉइलिंग का एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग है, बट एक कॉइल का जो एरिया है वो सेम है। सिंस एक कॉइल का एरिया सेम है और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, तो इसका मतलब दोनों में जो एक कॉइल में जो फ्लक्स हो रहा होगा वो सेम हो रहा होगा। यस और नो? तो लेट phi be the magnetic flux in single coil। सिंगल का स्पेलिंग सही है, गलत है? सिंगल शायद तक सही होगा, देख लेना तुम लोग। ओके, लेट phi be the magnetic flux in the single coil। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल phi ऑफ सेकेंडरी कॉइल विल बी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इंटू phi, बराबर। भाई देखो, एक कॉइल का कितना फ्लक्स है, एक कॉइल का फ्लक्स है phi, उसके अंदर कितना नंबर ऑफ टर्न है, NS नंबर ऑफ टर्न है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया phi S। वही चीज अगर मैं देखूं प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए हम लोग बोल सकते हैं phi ऑफ P बराबर होगा NP इंटू phi। भाई phi क्या है, phi है तुम्हारा एक फ्लक्स, एक कॉइल का फ्लक्स इंटू कितना नंबर ऑफ टर्न है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न है P। वो किसके बराबर है, phi P के बराबर है। किसके बराबर है, phi P के बराबर है। यस और नो? यस और नो? ओके, अब ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा। देयरफॉर ES किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न बाहर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न बाहर आ गया, दैट इज NS। यहां पे मिलेगा d∅dt। ओके, और यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे हो जाएगा EP इज इक्वल्स टू NP, और यहां पे भी d∅dt क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बराबर। d∅dt क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा।
अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, दोनों को डिवाइड करूंगा तो दोनों का d5/dt कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक सिंगल टर्न की वजह से, याद रखना सिंगल टर्न मतलब यहां पे जो प्राइमरी कॉइल में जो टर्न है और सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न है सिंगल टर्न, वो सेम फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों सेम फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जो टोटल टर्न है, यहां पे टर्न बहुत कम है, मान लो ऐसा कंसिडर करते हैं, दैट वैरी, वो डिपेंड करता है, और यहां पे टर्न बहुत ज्यादा है, तो टोटल फ्लक्स दोनों के अंदर अलग अलग होगा। बट एक सिंगल टर्न में से जो फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं वो दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह का अगर मैं रेशियो लूं तो दोनों जगह ये चीज कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना भाई, दोनों जगह ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या ही मिलेगा, दैट इज ES/EP बराबर होता है NS/NP, एंड दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन। क्लियर, ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन कि भाई जो तुम्हारा वोल्टेज होता है, जो तुम्हारा ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ टर्न से। मतलब अगर मैं देखने जाऊं तो ES का जो रेशियो होगा डिवाइड बाय EP का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा तुम्हारा NS/NP का। क्लियर, बात समझ में आ गया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना। अब एक और कंडीशन लेते हैं हम लोग, मान लो कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, किसके लिए, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है कि जितना तुम पावर इनपुट दोगे उतना ही तुमको पावर आउटपुट मिलेगा, मतलब पावर में कोई भी लॉस नहीं होगा, एक्चुअल में लॉस होगा बाय डिफॉल्ट है, मैंने तुमको बताया, बट इन द आइडियल सिचुएशन जो भी तुम पावर दोगे वो पावर को क्या करेगा, हाई वोल्टेज कम वोल्टेज करके वो आगे सप्लाई कर देगा, बराबर। मतलब पावर इनपुट बराबर होता है पावर आउटपुट के, और पावर का फॉर्मूला हमको पता है भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज VI, पोटेंशियल इनटू करंट। तो यहां पे हम लोग पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से, तो यहां पे EI बराबर होगा EI। बट इनपुट कहां पे लग रहा है भाई, इनपुट अगर तुम देखने जाओ तो इनपुट लग रहा है प्राइमरी के साइड, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई EP IP, और आउटपुट कहां लग रहा है, सेकेंडरी, तो ES IS। तो यहां पे अगर हम लोग रिलेशन देखें तो क्या मिलेगा मेरे को, ES/EP बराबर होगा NP/NS, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, सॉरी NP बोल रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ I ये हो जाएगा IP/IS, है ना। देखो जरा, ये IS यहां नीचे आ जाएगा और ये IP यहां नीचे आ जाएगा, ये IP है, P IP, ये IP यहां नीचे आ जाएगा, ये सुनो, तो अपने को कहानी क्या मिलेगा, दैट इज ES/EP इज इक्वल्स टू IP/IS, है या ना, बराबर। पास में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। अब एक और चीज अपने को पता है भाई, ES/EP क्या होता है, दैट इज NS बाय, तो उसको कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं, तो वी कैन से दैट दैट इज ES/EP बराबर होता है NS/NP बराबर होता है IP/IS। मतलब वो नंबर ऑफ टर्न के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बट करंट के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। नंबर ऑफ टर्न के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी तुम्हारा वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और करंट के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, बराबर। तो इसी कंडीशन से मेरे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, ओके। अब वो दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मर कैसे होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्टेप अप और एक होता है तुम्हारा स्टेप डाउन। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साथ में। एक मान लो तुम्हारा यहां पे स्टेप अप है, स्टेप अप, और एक यहां पे स्टेप डाउन। एक जगह है स्टेप अप और एक जगह है स्टेप डाउन। तो व्हाट इज स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, यस और नो,
मतलब जब कभी भी वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में जितना है उससे ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में होगा। ओके, तो वोल्टेज इन secondary coil, voltage in secondary coil will be greater than the voltage in primary coil। बराबर, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन द वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम लोग स्टेप अप बोलेंगे। अब देखो कहां पे वोल्टेज ज्यादा है, अगर हम देखने जाए तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न भी कहां पे ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न भी कहां पे ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी में ज्यादा रहेगा। या सुनो, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि भाई ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, तो देयरफॉर एन एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन एन पी। सो दैट्स व्हाई अब आई में देखो क्या होगा, आई में डिक्रीज होगा, मतलब आई पी विल बी ग्रेटर देन आई एस, क्योंकि करंट के साथ इनवर्सली रिलेशन है। करंट के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। क्लियर, बात समझ में आ गया है ना भाई। अगर ये स्टेप अप है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो वोल्टेज इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन द वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। बराबर, हाँ या ना, मतलब जो भी तुम्हारा ईएस होगा वो ग्रेटर होगा तुम्हारे ईपी से, तो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न भी ग्रेटर होगा सेकेंडरी में और एज कंपेयर टू प्राइमरी, बट जो करंट होगा वो प्राइमरी में ज्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा। यस और नो, क्योंकि करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन द वोल्टेज in primary coil। हाँ या ना भाई, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। मतलब भाई तुम्हारा यहां पे जो ये वाला कॉइल है, लेट्स से दिस इज योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल, तो यहां पे तुम्हारे पास डाउन हो रहा है ना, मतलब यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन हो रहा है मतलब तुम्हारा जो ईएस होगा वो लेस देन होगा तुम्हारे ईपी से। अब अगर ईएस लेस देन है ईपी से, मतलब एनएस भी लेस देन होगा, मतलब यहां पे एनएस भी लेस देन होगा तुम्हारे एनपी से, भाई नंबर ऑफ टर्न भी होगा। बट करंट क्या होगा, करंट ज्यादा होगा, मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो करंट है वो तुम्हारा आईएस का करंट विल बी ग्रेटर देन तुम्हारे आईपी से, है ना। यहां पे जो आईएस का करंट होगा वो ग्रेटर होगा तुम्हारे आईपी से। बात समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर एवरीवन, है ना। मतलब भाई तुम्हारा जो कहानी है वो सेम है, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न के लिए सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट करंट के लिए क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्लियर, और वो कहां से मिला, वो अपने को ये वाले कंडीशन से मिला, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर से, हाँ या ना। तो तुम लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी बना सकते हो, ये जो मैंने ऐसे लिखा है बस तुमको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो तुम्हारा 4 पॉइंट ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। यस और नो, क्लियर, समझा एवरीवन, समझ में आया कहानी। ओके, क्या होता है ट्रांसफार्मर, कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर, what is the equation of a transformer, what is step down step up transformer। okay, so here we have completed your topic, that is electromagnetic induction। यहां पे हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म कर दिया, मतलब हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म हो चुका है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी खत्म कर देंगे। ओके, देन वी विल स्टार्ट विद एसी एंड देन वी विल एंड विद योर तुम्हारा सेमीकंडक्टर बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है, वो एंड हो जाएगा। मैंने तुमको बोला है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जैन पकड़ के चलो, तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स आ रहे हैं। जो भी डाउट है वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, आफ्टर वंस वी कंप्लीटेड द टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर्स। ओके, तो हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो। सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, सो भाई पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।